वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर विद मिसलिनियस क्वेश्चंस पार्ट 8। इससे पहले भी हम 7 अलग अलग पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन में आज आपके सामने जो है एक क्लोज टेस्ट आएगा सबसे पहले, जिसे पैरा फिलर या आप कह सकते हैं कि पैरा कंप्लीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वर्ड्स को पैसेज के रिदम और मीनिंग के अनुसार, उसके टेक्निकल वर्ड्स के अनुसार, उस पैसेज की बेसिक टेक्निकलिटी के अनुसार उसे फिल अप किया जाता है। और इससे जो है ग्रामर और वोकैबुलरी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पता चलता है कि वर्ड्स कैसे अपने वाक्य के साथ सामंजस्य बैठाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लोज टेस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपको वोकैबुलरी को अच्छे करना है, वर्ड के मीनिंग और उनके यूजेज पैटर्न को समझना है तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट, उसके बाद अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें एरर डिटेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कोर कंसेप्ट्स के साथ होगा, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है यहाँ पर। In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. हर ब्लैंक में आपको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को भरना है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब है इसके अलावा, एक वर्ड के आंसर के अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो सही हो, अप्रोप्रिएट हो, तर्कसंगत हो, लेकिन जो सबसे बेहतर बैठेगा हम उसी को आंसर लेंगे। यही क्लोज टेस्ट का बेसिक फंडामेंटल रूल होता है। एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा होगा आंसर सिर्फ उसी को लिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 15th April 1912, the Titanic received warnings all the day about floating, stacking, sinking या soaring icebergs। 14 अप्रैल 1912 को टाइटनिक, ये टाइटनिक शिप की बात की गई है जो वर्ल्ड के सबसे बड़े शिप्स में से एक माना गया है अपने समय का। वो जो है शिप, जो टाइटनिक उस समय सेल कर रहा था, उसको वार्निंग मिली, जो है पूरे दिन भर उसे वार्निंग मिलती रही, फ्लोट करते हुए, स्टैक करते हुए या सिंक करते हुए या सोर करते हुए आइसबर्ग्स की। द फर्स्ट मैसेज वॉज रिसीव्ड एट 9 AM। पहला मैसेज सुबह के 9 बजे मिला था। सिमिलर मैसेजेस, इससे रिलेटेड और मैसेजेस रिजेक्टेड, अडेप्टेड, फॉलोड या इन्फ्लुएंस होते गए। अराउंड 9 PM, मतलब रात के 9 बजे, कैप्टन स्मिथ, जो उस जहाज के कैप्टन रहे होंगे, एमिग्रांटेड या आप कह सकते हैं कन्फर्ड या गिमिक्ड या डिसयूनाइटेड with his second officer before retiring for the night। ठीक है, ये सेंटेंस जो है हमने पहले वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ मिल करके इसको जो है एक बार पढ़ दिया। अब हम पहले इसका मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने पूरे दिन भर इस पानी के जहाज को, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े जहाजों में उस जमाने में काउंट होता था, दिन भर वार्निंग मिलती रही फ्लोट, स्टैक या सिंक या सोर करते हुए आइसबर्ग्स के बारे में। पहला मैसेज जो था वो रिसीव हुआ था सुबह 9 बजे। इस प्रकार के और मैसेजेस भी रिजेक्ट होते गए या अडॉप्ट होते गए या फिर फॉलोड होते गए या इन्फ्लुएंस होते गए। शाम को 9 बजे कैप्टन स्मिथ जो था वो एमिग्रेटेड किया या आप कह सकते हैं कन्फर्ड या गेमेड या डिसयूनाइटेड हुआ अपने सेकंड ऑफिसर से। सेकंड ऑफिसर इन कमांड कहा जाता है, मतलब जो सेकंड ऑफिसर था, जो मेन कैप्टन के जस्ट बाद जो है वर्क करने के लिए उसके पास अथॉरिटी होती है कि कैप्टन के कमांड ऑफ लाइन में सेकंड व्यक्ति को सेकंड ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, बिफोर रिटायरिंग फॉर द नाइट, मतलब इससे पहले कि वो अपने रात को सोने के लिए गया होगा, उसने जो सेकंड इन कमांड था उस व्यक्ति को इस बारे में बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस का कुछ इस प्रकार का मतलब निकल रहा है। इन वर्ड्स में से जो सबसे अच्छा वर्ड मीनिंग होगा ये हमें डिसाइड करना है। क्लोज टेस्ट को मैंने रीड कर दिया है, उसका हिंदी में जो बेसिक पॉसिबल ट्रांसलेशन हो सकता है वो हमने आपको बता दिया है। अब आंसर एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से चूज करिए, ताकि जब हम एक्सप्लेन करें आंसर तो आप अपने आंसर से मैच करके देख सकें कि जो आंसर आपके हिसाब से था वो सही था या गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं इसका। देखिए अगला पार्ट क्या कहता है। They knew that on such a clear moonless night it would be obviously
extremely, dangerously, automatically, difficult to spot icebergs. वे लोग जानते थे बहुत अच्छे से कि ये अच्छे से बात क्लियर थी कि एक बिल्कुल क्लियर स्टार्स वाली नाइट जो है जिसमें मूनलेस नाइट है, मतलब जिसमें रात को मून ना निकला हो, उस समय जब अमावस की रात होती है तो मून नहीं होता है। ऐसी रात में बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली, एक्सट्रीमली, डेंजरसली, ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होता है आइसबर्ग्स को पहचानना या स्पॉट करना या उनको देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब मून होता है तो मून की चांदनी की रोशनी जो होती है उसमें आइसबर्ग्स दिख जाते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो आइसबर्ग्स को पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। उनको स्पॉट करना कि सामने आइसबर्ग है या नहीं, दिखता नहीं है आसानी से, उस जमाने में नहीं दिखता था। Why did they not change the course of the ship and take the ice free southern route? उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया कि आइस फ्री सदर्न रूट लिया, जहां पर आइसबर्ग नहीं के बराबर थे, उस जगह को क्यों नहीं चूज किया, शिप ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? ये बात इट रिमेन्स वन ऑफ द डिसहेल्म्ड, डिक्लेम्ड या रिजॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज सराउंडिंग द टाइटैनिक। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया कि कोई और दूसरा रास्ता सदर्न रूट ले लेते जहां पर आइसबर्ग नहीं है? ये बात अभी तक रिजॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, डिक्लेम्ड है या आप कह सकते हैं डिसहेल्म्ड है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमें आंसर के रूप में लेना पड़ेगा, जो मीनिंग के आधार पे देखा जाएगा और ग्रामर के आधार पे देखा जाएगा और वर्ड के रिदम के आधार पे देखा जाएगा। ये चार चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर को लेना होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं। अब चलिए इसके बाद आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं कौन सा वर्ड क्यों आंसर है, कैसे आंसर है, ग्रामेटिकली क्यों सही है, क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द आंसर। तो देखिए आंसर क्या निकला पहले वाले में, फ्लोटिंग। ठीक है, क्योंकि आइसबर्ग जो होता है वो पानी में तैरता रहता है, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो जो आइसबर्ग होता है वो पानी के ऊपर जितना होता है उससे कई गुना पानी के नीचे होता है और फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है 1912 में 14 अप्रैल को टाइटैनिक को बहुत सारी वार्निंग दिन भर मिलती रही तैरते हुए आइसबर्ग्स के बारे में। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए, स्टैकिंग का मतलब होता है गैदर करना या कलेक्ट करना, किसी को इकट्ठा करना किसी चीज को। तो जाहिर सी बात है अक्यूमुलेट करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, आइसबर्ग को कलेक्ट करना, ये तो कोई मीनिंग निकलेगा ही नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। सिंकिंग, अगर आइसबर्ग्स डूबते रहते तो डूबना तो बोट्स के लिए और जहाजों के लिए कहा जाता है, डूबते हुए आइसबर्ग को ये मतलब समझ में नहीं आता। वैसे भी आइसबर्ग की डेंसिटी कम होती है जिस वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। सोरिंग, सोरिंग का मतलब गुस्सा या एंग्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वर्ड जो है इस सेंस में मीनिंग को बिल्कुल भी करेक्टली नहीं बता रहा है, इसलिए इसे भी आंसर हम नहीं ले सकते। इसके बाद देखिए तैरते हुए आइसबर्ग्स के बारे में टाइटैनिक को पूरे दिन भर वार्निंग देती जाती रही, मिलती रही। पहला मैसेज सुबह 9 बजे मिला। सिमिलर इस प्रकार के और मैसेज जो थे वो फॉलोड हुए अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे के आसपास इस प्रकार के और मैसेज भी आते रहे। फॉलोड मतलब उसके पीछे एक के बाद एक मैसेज कई सारे आते रहे। ठीक है, अडेप्टेड का मतलब किसी चीज के साथ एडजस्ट करना, रिजेक्ट करना किसी ऑफर को होता है, इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी को प्रभावित करना। तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स मीनिंग में बिल्कुल सही नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो उनको इस प्रकार के और मैसेज जो हैं एक के बाद एक फॉलो करते गए, मतलब एक मैसेज के बाद दूसरे मैसेजेस 9 बजे तक शाम को आते रहे, रात तक। कैप्टन स्मिथ जो था उसने कन्फर्ड किया सेकंड ऑफिसर के साथ, मतलब कन्फर्ड का मतलब होता है कंफर्म करना, जानकारी देना, डिस्कस करना और किसी नतीजे पे पहुंचना, एग्री करना। ठीक है, कैप्टन स्मिथ ने अपने सेकंड ऑफिसर के साथ डिस्कशन करते हुए, कन्फर्ड मतलब डिस्कशन करते हुए और प्रॉपरली उस बात को समझाते हुए कि भाई ठीक है कि सब सही चल रहा है, अब हम जा रहे हैं रात को सोने के लिए, ये कहते हुए, कंफर्ट करते हुए, डिस्कशन करते हुए, उसे जानकारी देते हुए, वो जाने से पहले बिफोर रिटायरिंग फॉर द नाइट मीन्स उस दिन का अपनी ड्यूटी खत्म करके सोने जाने से पहले शायद कैप्टन ने जो है सेकंड ऑफिसर को जितनी बातें बतानी होगी कंफर्म करना, डिस्कस करना, उसे जानकारी दे करके वो चला गया होगा। तो यहाँ पर कंफर्ड वर्ड बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि इमिग्रांटेड जो वर्ड है इसका मतलब है टू लीव वंस ओन कंट्री एंड लिव इन अनदर।
देश को छोड़ के दूसरी देश पे जाकर के बस जाना, दैट इज एमिग्राटेड। ठीक है, तो ये तो मीनिंग बैठेगा नहीं, बिल्कुल मीनिंग में ही सही नहीं बैठ रहा है। गिमिक्ड का मतलब होता है समथिंग डिजाइन टू अट्रैक्ट एक्स्ट्रा अटेंशन, इंटरेस्ट और पब्लिसिटी। गिमिक्ड का मतलब होता है कोई ऐसा स्टंट या कोई वर्क आप करें जिसकी वजह से आप दूसरों के मन में अपने प्रति इंटरेस्ट या पब्लिसिटी पाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए कोई स्टंट या कोई वर्क आप करते हैं, वो गिमिक का है कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर गिमिक का मतलब नहीं सही बैठेगा। डिसयूनाइटेड का मतलब आप जानते हैं जो यूनाइटेड ना हो, अलग हो जाए। ठीक, तो यहां सबसे अच्छा आंसर क्या बैठा, देखिए कन्फर्ड। ठीक है, डिस्कस करके बता के उसको इंस्ट्रक्शन दे करके वो जो कैप्टन था वो रिटायर हो गया फॉर द नाइट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आंसर था। देखिए, वे जानते थे कि इस प्रकार की नाइट जहां क्लियर हो और साथ में मूनलेस नाइट हो, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा ऐसी नाइट जिसमें रात को मून लाइट ना हो, मतलब चांदनी ना हो, तो उसकी रोशनी के बगैर आइसबर्ग्स को पहचानना, स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। अत्यंत मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। ऑब्वियसली का मतलब तो होता है जग जाहिर है, सामने प्रेजेंट है, वो तो दिखाई दे ही रहा है, तो दिखाई तो दे ही नहीं रहा था, इसलिए ऑब्वियसली तो हो ही नहीं सकता। उसके साथ डेंजरसली डिफिकल्ट, डेंजरसी का मतलब भी यहाँ सही नहीं बैठेगा, और ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट था, ऑटोमेटिकली का भी कोई मतलब नहीं बैठेगा क्योंकि टेक्निकल वर्ड कोई ऐसा आया नहीं है। ठीक है, तो दैट इज एक्सट्रीमली, बहुत ही मुश्किल होता था उस जमाने में आइसबर्ग्स को स्पॉट करना या पहचान पाना, स्पेशली तब जब मूनलेस नाइट होती थी, मतलब चांद मौजूद नहीं होता था। Why did they not change the course of the ship and take the ice-free southern route? It remains one of the, और यहां तक देखिए, unsolved mysteries surrounding the Titanic। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि कोई दूसरा रूट लिया जिसमें वो बच जाते, और आइस फ्री सदर्न रूट नहीं लिया उन्होंने। ये बात अभी तक अनसॉल्व मिस्ट्री रही है, मतलब इसे अभी तक, इस केस को, इस बात को, इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पाया है अभी तक कि ऐसा क्यों किया भाई। अगर आइस फ्री जगह से वो जाते रूट से, तो आइसबर्ग से ना टकराते और ना ही टाइटैनिक जो है डूबता। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहां पर जो वर्ड्स हैं, बाकी के वर्ड्स जो हैं, कंफर्ट का मतलब डिस्कस समथिंग हो चुका है। अब देखिए डिसहेल्म्ड का मतलब क्या है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स अपीयरेंस वेरी अनटाइडी। किसी पर्सन की अपीयरेंस बहुत अनटाइडी हो, बहुत गंदगी से कोई व्यक्ति रह रहा हो, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन्ड उसका फेस ना हो, बहुत गंदगी से रह रहा हो, तो दैट इज अनटाइडी वे में किसी पर्सन की अपीयरेंस। जैसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत डिसहेल्म्ड था, मतलब बहुत खराब तरीके से, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब था, बिल्कुल लग रहा था नहाया धोया भी नहीं है, बिल्कुल खराब लग रहा था, इसको हम डिसहेल्म्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि कोई रास्ते में जा रहे हैं, आपको भिखारी किसी को देखते हैं, बेगर को देखते हैं, तो आप देखते हैं बेगर की बॉडी, उसका लैंग्वेज, उसका बोलने का तरीका, उसके फेस के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, डिसहेल्म्ड होते हैं बहुत। ठीक है, अनटाइडी, गंदा सा, गंदे कपड़े पहने हुए, इस तरीके का। ठीक है, तो ये मतलब है। और यहाँ देखिए गिमिट का मतलब अल्टरनेट आर्गुमेंट विद एन एक्स्ट्रा डिवाइस ऑफ फ्यूचर भी इसका मतलब होता है, और साथ में गिविट का मतलब किसी चीज को अट्रैक्ट करना भी होता है, तो ये मीनिंग जो इसके पहले वाले के लिए सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, डिक्लेम्ड का मतलब जिसको क्लेम नहीं करना है। अनरिजॉल्व्ड होता तो आंसर हो सकता था, रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर दिया गया किसी समस्या को, जबकि ये बात अभी तक अनसॉल्व रही है या अनरिजॉल्व रही है मिस्ट्रीज टाइटैनिक के अराउंड की, कि उन्होंने दूसरा रूट क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो देखिए इस बेस पर हमने आंसर्स को डिसाइड कर लिया। आई होप इतनी चीजें आपको डिटेल में जो बताई गई समझ में आई। आपने देखा किस तरह से वर्ड के मीनिंग जो है उस सेंटेंस के रिदम के और पैसेज के अनुसार चलते हैं और आंसर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है ईडियम का, ईडियम फ्रेज का। पहला है हैंड्स डाउन को क्या कहा जाएगा, पहला है विदाउट एनी वेपन्स, दूसरा है इजिली एंड विदाउट डाउट, तीसरा है विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, और चौथा है वेरी वीकली एंड स्लोली। इनमें से कोई एक वर्ड है जो बिल्कुल सही आंसर बैठने वाला है इन चारों ऑप्शंस में से, जो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है, जो कह रहा है हैंड्स डाउन, इसके लिए चार ऑप्शंस में से कौन सा होगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं इनमें कोई लॉजिक नहीं चलता। अगर आपको इनका आंसर याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, इसीलिए कहा जाता है वोकैबुलरी को रिच करना है, अपने वर्ड्स की
क्षमता को बढ़ाना है, एक्सप्रेसिव बनना है, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे आपको याद होने चाहिए। जितने ज़्यादा याद होंगे उतनी ज़्यादा आपकी भाषा आसान हो जाएगी और आप टू द पॉइंट कह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, हैंड्स डाउन का मतलब होता है वेरी वीकली एंड स्लोली डूइंग समथिंग। पुट माय हैंड्स डाउन, इस तरह से आपने कहा, इसका मतलब है वीकली एंड स्लोली यू आर डूइंग द वर्क। ठीक है, अनएनर्जेटिक वे में किसी वर्क को करना, दैट इज हैंड्स डाउन होना। ठीक है, तो हैंड्स डाउन जो है एक निगेटिव एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब डिप्रेशन भी हो सकता है। वेरी वीकली और स्लोली किसी वर्क को करने को हम कहते हैं हैंड्स डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ईडियम है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। तो देखिए, इसके बाद जो है आंसर एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आते हैं। लेट्स गो फॉर द आंसर एक्सप्लेनेशन कि नेचुरल स्किल किसी चीज को करने का अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ऑर्डर कहते हैं, क्या उसे अवेयरनेस कहते हैं, क्या उसे नैक कहते हैं, या क्या उसे पैशन कहते हैं? इनमें से कौन सा वर्ड है जो किसी के नेचुरल स्किल को डिनोट करता है, किसी चीज को करने की सहज प्रवृत्ति? जैसे कोई पर्टिकुलर वर्क होता है जिसको करने का किसी व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, उसे क्या कहा जाएगा इन चारों वर्ड्स में से? लेट्स गो फॉर द आंसर्स। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या निकला, नैक। नैक मीन्स, देखिए ध्यान रखिएगा, पहली बात इसमें के साइलेंट होता है। के क्या होता है? साइलेंट होता है, इसे बोला नहीं जाता। जैसे ऑनेस्टी में ओ से बोला जाता है, लिखा एच से जाता है, वैसे ही नैक को के से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है एनएसी के, नैक। ठीक है, स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न। सीख करके कोई स्किल या डेवलप करना, या कोई एबिलिटी या कैपेबिलिटी अपने अंदर लाना, किसी कार्य को करने की क्षमता लाना जो आपके अंदर पहले से मौजूद हो, नेचुरली हो, सहज प्रवृत्ति में हो। आपको उस चीज की ऑटोमेटिकली एक समझ ज्यादा बेहतर है, आपका बेड ऑफ माइंड उसके लिए अच्छा है, तो दैट इज नेचुरल स्किल टू डू समथिंग। नैक इज द करेक्ट आंसर। अवेयरनेस का मतलब तो जानकारी हो सकता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। पैशन का मतलब जुनून होता है, किसी चीज के प्रति जुनून होना, आपको सनक होना, दैट इज कॉल्ड पैशन। ठीक है, पैशन होना एक अलग बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उस कार्य को करने की आपकी नेचुरल एबिलिटी हो। नेचुरल एबिलिटी जो है नैक हो सकती है, या सेंस हो सकता है उस चीज को करने का, या इसे बेंड ऑफ माइंड भी कहते हैं। बेंड ऑफ माइंड, किस चीज को करने का लिए दिमाग का झुकाव उस चीज के प्रति एक अलग होता है, जो स्पेशल एबिलिटी होती है, उसे हम नैक कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड आंसर सबसे करेक्ट आंसर यहाँ बैठेगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अंडरलाइन पार्ट जो है उसे इंप्रूव करना है सेंटेंस को, और अगर सेंटेंस सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस है ट्राई हार्डर, डोंट गिव अप सो इजिली। अब यहाँ देखिए, ट्राई हार्डर, डोंट गिव अवे सो इजिली। अब यहाँ गिव अवे जो वर्ड है, इस गिव अवे वर्ड की जगह पर क्या होना चाहिए? गिव बैक होना चाहिए, गिव अप होना चाहिए, गिव आउट होना चाहिए, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब जो लिखा है वो सही है और उसे सही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए आंसर और एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, क्योंकि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, गिव अवे, ये एक फ्रेज है, और फ्रेज का मतलब अगर आप कहते हैं कि मेहनत करो, ट्राई हार्डर, थोड़ा और मेहनत करो, डोंट गिव अवे सो इजली, इतनी आसानी से हाथ पैर मत छोड़ दो, इतनी आसानी से सरेंडर मत करो, इतनी आसानी से हार मत मानो। तो इतनी आसानी से हार मत मानो, अगर आप किसी को कहते हैं हार ना मानना, तो उसे गिव अप कहा जाता है। इसीलिए देखिए आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, दैट इज गिव अप। डोंट गिव अप सो इजली मतलब इतनी आसानी से हार ना मानिए। हार ना मानना गिव अप करना कहलाता है। अगर आप कहते हैं हार मानना, तो दैट इज गिव अप, और डोंट गिव अप तो मतलब हार ना मानिए, क्योंकि नॉट लग गया है डू नॉट के साथ। ठीक है, तो डू नॉट आते ही गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा, गिव अप का मतलब हार मान लेना, और डोंट गिव अप मतलब हार ना मानना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन करे और तफ्तीश करे और प्रॉब्लम्स या क्राइम को सॉल्व करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला है इन्विजिलेटर, दूसरा है डिटेक्टिव, तीसरा है एक्सप्लोरर, और चौथा है इन्वेंटर। ठीक, आप जानते ही हैं कि इन्विजिलेटर वो होता है जो एग्जाम्स में, जब आप एग्जाम देते हैं तो उस समय आप पे नजर रखता है कि आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे। वो आपको पेपर सबमिट करने के लिए पेपर्स देते हैं और एग्जाम में बैठाते हैं, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट करवाते हैं। सारी चीजें इन्विजिलेशन से रिलेटेड है इन्विजिलेटर।
और इसी तरह से एक्सप्लोरर वो होता है जो नई नई चीज़ों को ढूंढने का काम करता है, एडवेंचरर होता है, अलग अलग ट्रिप्स पे जाता है, पूरे वर्ल्ड को घूमता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, नई नई चीज़ों का पता लगाता है। इन्वेंटर वो होता है जो खोज करता है किसी चीज़ की और वो किसी चीज़ का आविष्कार करता है, किसी चीज़ को बनाता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना है। तो इन्वेंटर का मतलब इन्वेंट करने वाला व्यक्ति, ठीक। तो आंसर देखिए बिल्कुल साफ है इसके बाद, सेकंड ऑप्शन शुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर, क्योंकि डिटेक्टिव आप जानते ही हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इन्विजिलेट करता है और सॉल्व करता है क्राइम के लिए, स्पेशली डिटेक्टिव ही वर्ड को सही माना जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दैट इज अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूवमेंट के लिए ले जाना है। इट सडनली ड्रॉन्ड टू मी दैट आई हैड स्लेप्ट लास्ट नाइट। ये एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं कल रात को नहीं सोया था, आई हैडंट स्लेप्ट लास्ट नाइट, ठीक। इट सडनली ड्रॉन्ड टू मी दैट आई हैडंट स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो एकदम से ये बात मेरी सानिध्य में आई, मेरे ध्यान में आ गई कि मैं रात को सोया नहीं था कल। अब यहाँ देखिए ड्रॉन्ड अप टू मी दैट, पहले वाला है ड्रॉन्ड अप टू मी दैट, दूसरा है ड्रॉन्ड अप मी दैट, तीसरा है ड्रॉन्ड ऑन मी दैट और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अब इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आंसर में होगी? ये एक फ्रेज की तरह यूज किया गया। मैंने पहले ही बताया था कि जितने वर्ड्स, दो या दो तीन से ज्यादा वर्ड्स होते हैं एक साथ रखे जाते हैं वो फ्रेज होते हैं। तो यहाँ फ्रेज देखना है कौन सा फ्रेज कौन सी प्रिपोजिशन के साथ आएगा। लेट्स गो फॉर द आंसर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर निकला, दैट इज ड्रॉन्ड, थर्ड ऑप्शन, ड्रॉन्ड ऑन मी दैट, क्योंकि ड्रॉन्ड के साथ ऑन लगता है, इसका मतलब होता है टू बिगिन टू बी अंडरस्टूड और रियलाइज्ड बाय समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई चीज आपके ध्यान में एकदम से आ जाए पहली बार कि अरे ऐसा नहीं हुआ था या ऐसा हुआ था, दैट इज ड्रॉन्ड ऑन, और इसके बाद आप अपने बारे में कहते हैं ड्रॉन्ड ऑन मी, हिम, हर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट सडनली ड्रॉन्ड टू मी नहीं होगा, इसकी जगह पे ऑन मी दैट, वो एकदम से मेरे दिमाग में आ गई बात कि मैं पिछली रात सोया नहीं था, ठीक। तो ये फ्रेज है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब है रियलाइज किया मैंने या एकदम से मेरे सानिध्य में आया, मेरे ध्यान में आया कि मैं कल रात सोया नहीं था, जिसके लिए ड्रॉन्ड ऑन यूज किया जाता है, ना कि टू यूज नहीं किया जाता और अब भी यूज नहीं किया जाता है, बना बनाया फ्रेज है, ठीक है। तो आई होप इसका मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अंडरलाइन पार्ट है उसको इंप्रूव करना है और अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, इसके पहले वाले की तरह। सेवरल पीपल डिड देयर बेस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब डिड देयर बेस्ट फॉर बेनिफिट सही है या गलत है, यहां से लेके ऑफ तक का इतना हिस्सा ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। इसी के बेस पे आंसर है। अब इसके बाद देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डिड हिज बेस्ट टू द बेनिफिट ऑफ, डिड देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट, या डिड देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, चौथा ऑप्शन, ठीक। कई लोग जो है अपना बेस्ट करते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए, समाज के भले के लिए, कई लोग अपना बेस्ट देते हैं लाइफ में, जो कर सकते हैं वो करते हैं अपनी तरफ से, जो है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो देखिए यहाँ ग्रामर, लॉजिक, वोकेबलरी, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आंसर हमें डिसाइड करना होगा। लेट्स गो फॉर द आंसर्स एंड सी व्हाट आर द आंसर्स एंड हाउ। अब देखिए यहाँ पर सही आंसर निकला, डिड देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ। देखिए पहला ऑप्शन क्यों कैंसिल हुआ, डिड देयर बेस्ट फॉर, यहाँ फॉर और बेनिफिट के बीच में द होना चाहिए था, जो क्या निकल गया, मिसिंग, इसलिए ये आंसर नहीं लिया जा सकता, ठीक, कैंसिल। ये कैंसिल हुआ तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि नो इंप्रूवमेंट की अब जरूरत नहीं है। डिड हिज बेस्ट नहीं होना चाहिए, सेवरल पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी आएगा और प्लूरल प्रोनाउन भी, ठीक है। इसीलिए यहां पर हिज जो है वो क्या है, सिंगुलर है, जो आंसर नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये कैंसिल हो गया। डिड देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट, तो यहां बेनिफिट के बाद ऑफ जो है ये क्या है, ये भी मिसिंग है। बेनिफिट के साथ क्या प्रिपोजिशन लगती है, ऑफ लगती है, जो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब है। डिड देयर बेस्ट, प्लूरल किसके लिए आया, पीपल के लिए, बेस्ट फॉर द, और उसके बाद बेनिफिट के पहले द भी आया है, जो बाकियों में कईयों पे नहीं मौजूद है,
और यहाँ पर ऑफ भी आया है जो यहाँ मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं था। ठीक, इसीलिए बेस्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन सबसे अच्छा आंसर हो गया, क्योंकि मीनिंग और ग्रामर में ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, इस ब्लैंक को आपको फिल अप करना है। द प्रोटेस्टर्स रीग्रेटेड, वेव्ड, असेंबल्ड या डिस्पर्स्ड व्हेन द पुलिस यूज टीयर गैस। जब पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो प्रोटेस्टर्स रिग्रेटेड हुए, वेव्ड हुए या असेंबल्ड हुए या डिस्पर्स हुए। रिग्रेटेड का मतलब रिग्रेट से बना है, इसका मतलब होता है अफसोस करना। तो जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके होंगे, जब कहीं पर प्रॉब्लम होती है, मॉब या कोई दंगली लोग वहां पर परेशानी करते हैं और चीज़ों को तोड़फोड़ करते हैं, तो पुलिस आती है और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जिससे जो भीड़ है वो छितरा जाए या स्प्रेड हो जाए या लोग भाग जाएं और बवाल ना करें वहां पर। तो रिग्रेटेड का मतलब तो अफसोस करना हो गया, जो प्रोटेस्टर्स के सेंस में अच्छा नहीं बैठेगा। वेव का मतलब है किसी को वेव करना, हाय हेलो कहना, वेव करना, तो वेव भी नहीं करेंगे जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो असेंबल्ड का मतलब जमा होना, लेकिन जमा होना प्रोटेस्टर्स एक जगह पर बैठ करके धरना प्रदर्शन हो रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन वो सब के सब जमा थोड़ी होंगे जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, तो आदमी भागेगा इधर उधर छितरा के। तो उसके लिए देखिए डिस्पर्स वर्ड सबसे बेहतर होता है, इसीलिए आंसर डिस्पर्स्ड वर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स डिस्पर्स हो गए, मतलब छितरा के अलग अलग जगहों पे भागे होंगे, अलग अलग रास्तों पे, क्योंकि पुलिस ने जो है आंसू गैस के गोले छोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा वर्ड डिस्पर्स बैठेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स सी क्या कहता है। 8th क्वेश्चन कहता है, आशा हैज डैश इम्प्रूव्ड, डेकोरेटेड, प्लांट या प्रोड्यूस्ड द हाउस ब्यूटिफुली फॉर द पार्टी। ठीक है, पार्टी के लिए आशा ने जो है इम्प्रूव किया है हाउस को, डेकोरेट किया है, प्लांट या प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस आप किसी मटेरियल को करते हैं, किसी फर्निश्ड चीज को बनाते हैं तो आप उसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट करना इवेंट के लिए या पॉलिसी के लिए होता है, इम्प्रूव करते हैं किसी वर्क को आप इम्प्रूवमेंट पे लाते हैं। और यहाँ पर हाउस की बात की गई, तो जाहिर सी बात है हाउस को ब्यूटीफुली सजाया ही गया होगा पार्टी के लिए, और सजाने की अंग्रेजी क्या होती है, डेकोरेटेड होती है, इसीलिए आंसर डेकोरेटेड सबसे बेहतर आंसर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्रामेटिकली कोई एरर है कि नहीं, ग्रामेटिकल एरर हमें यहाँ पर डिसाइड करनी है। वी हैव रन आउट एग्स, कुड यू बाय सम मोर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एग्स हमारे पास खत्म हो गए हैं, क्या तुम कुछ और खरीद लाओगे, एग्स के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर कुड यू बाई, रन आउट एग्स, सम मोर या वी हैव में से कौन से पोर्शन में चारों ऑप्शंस में से गलती है ग्रामर की, ये हमें डिसाइड करना है व्याकरण के नियम अनुसार। अब यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर इस बात पर बेस्ड है कि वो एक फ्रेज है, और फ्रेज की एक क्वालिटी होती है, अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो याद नहीं है फिर। इसीलिए देखिए आंसर हो जाएगा, दैट इज जो एरर है वो रन आउट एक्स नहीं कहेंगे, रन आउट के बाद ऑफ लगना चाहिए। आई रैन आउट ऑफ वर्ड्स मतलब मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं। आई रैन आउट ऑफ मनी, आई रन आउट ऑफ मनी मतलब मेरे पास पैसा खत्म हो गया। रन आउट ऑफ, ये बात याद रखिएगा, रन आउट ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन यूज होता है जब कोई चीज आपके पास खत्म हो जाती है और आपके पास उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए वो चीज मौजूद नहीं है, तो रन आउट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, ये एक बना बनाया फ्रेज है, और हमेशा याद रखिएगा यू ऑलवेज रन आउट ऑफ समथिंग, दैट मीन्स स्टॉक खत्म हो गया है आपके पास उस चीज का। ठीक, ये मीनिंग निकलेगा। ठीक, आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करनी है। देयर डॉग इज मोर बेटर ट्रेंड देन अवर डॉग। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि उनका जो डॉग है वो हमारे डॉग से ज्यादा ट्रेंड है। अब देखिए यहाँ बेटर का यूज किया गया, देन का यूज किया गया, ये दोनों क्या बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं। देयर डॉग इज पहला ऑप्शन है मोर बेटर, अवर डॉग और ट्रेन दैट। अब देखिए ग्रामर के हिसाब से ये क्वेश्चन एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड है, कैटेगरी में आता है, और गलती इस वाले पार्ट पे है। क्यों इस वाले पार्ट पे है, देखिए कि बेटर के पहले मोर इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बेटर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि गुड
बेटर और बेस्ट। ये है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, ठीक। ये है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, और ये है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जब कोई एक व्यक्ति वस्तु या जगह की विशेषता बताता है तो वो क्वालिटी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री क्वालिटी। जब दो लोगों के बारे में बात की जाती है, दो में एक व्यक्ति या तो पहले के मुकाबले में बेहतर होगा या उससे भी खराब होगा, तो उसे कहा जाता है कंपैरिजन, तो कंपैरिजेटिव डिग्री हो जाएगा कंपैरिजन से। और जब तीन या तीन से ज्यादा लोगों की बात होती है तो फिर आता है सुपरलेटिव, मतलब या तो कोई व्यक्ति या वस्तु या जगह किसी और वस्तु या व्यक्तियों और जगहों के मुकाबले में या तो वो चीज बाकियों के मुकाबले बिल्कुल खराब होगी या बिल्कुल अच्छी होगी, मतलब या तो बिल्कुल खराब या बिल्कुल अच्छी, तो सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री कहा जाता है एडजेक्टिव का। लेकिन देन हमेशा कंपैरिजन के लिए ही आता है, तो कंपैरिजन में एक बेटर वर्ड जो है, गुड का प्रॉपर कंपैरेटिव फॉर्म बेटर मौजूद है, तो मोर और मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देयर डॉग इज बेटर ट्रेंड देन अवर डॉग हो जाएगा सेंटेंस का आंसर। यहां मोर को हटा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई हो। देखिए हमने क्लोज टेस्ट भी डिस्कस किया, एरर भी आ गया, और फिर इन द ब्लैंक्स भी आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ गया। चार प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस हमने आपके सामने आज के सेशन में प्रस्तुत किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सारे कॉम्पिटेटिव लेवल के प्रीवियस पेपर्स के पैटर्न पे ही बेस्ड थे। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।